नमस्कार। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आपकी सेहत की, जो आपके और आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। आज का विषय टोटल हेल्थ पॉडकास्ट का है घुटनों का दर्द, घुटनों की सर्जरी और वो सब कुछ जिसे आप नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरा व्यक्ति जो 50 की उम्र को पार कर रहा है घुटनों की समस्या से जूझ रहा है और महिलाओं की संख्या इसमें सबसे अधिक है। आज टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं और वो खास मेहमान हैं डॉक्टर CS यादव, जो प्राइमेस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ एम्स और गंगाराम हॉस्पिटल के साथ भी जुड़े रहे हैं। डॉक्टर CS यादव के बारे में आपको बताऊं तो ये अब तक करीब करीब 20,000 नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर चुके हैं और सालाना बात करूं तो 2000 से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके हैं। तो एक बेहद ही जाना माना नाम डॉक्टर CS यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं घुटनों के दर्द की। कब पता चलता है कि ये घुटनों का दर्द एक आम दर्द ना होते हुआ नासूर बन गया है? घुटने का दर्द पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है और हिंदुस्तान में तो और भी ज़्यादा कॉमन है अगर अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की बात करें। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफ स्टाइल, थोड़ा सा हमारा बिल्ट, वो सारी चीज़ें घुटने की प्रॉब्लम को इनवाइट करता है। जो घुटने में जो पेन होता है उसके बेसिक कारण 3 होते हैं। एक तो कार्टिलेज खत्म हो जाए, है ना, कार्टिलेज घिसने लगे, जैसे कि वो चीज़ें हैं। ये कार्टिलेज आप देख रहे हैं, ये हड्डी के एंड्स पे एक चिकनी लेयर होती है जी। और यहाँ भी चिकनी लेयर है। तो ये अगर कम होने लगे, इसकी थिकनिक, एक स्टेज ये आती है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तब इसको अर्थराइटिस का पेन कहते हैं। इसमें हमें बहुत क्लियर डिफरेंस रखना चाहिए। सारा पेन जो नी के अराउंड हो रहा है वो ये वाला पेन नहीं है, ये पेन सीरियस होता है। इसकी वजह से जो पेन होता है, ज़्यादा जब डैमेज हो जाता है तब रिप्लेसमेंट करते हैं। हर नी पेन के लिए रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ हमारे आम जनता को समझने की ज़रूरत है। और ये देखो आप, चिकनी लेयर यहाँ ख़त्म होने लगी है। इधर आपने देखा, यहाँ है लेयर, थिक लेयर, यहाँ ख़त्म होने लगी है, हड्डी दिखने लगी है, हड्डी ब्लीड भी करने लगी है। तो ये तो हो गया एक मेन कारण, आर्टिकुलर या चिकनी लेयर का खत्म हो जाना जी। फिर उसके बाद घुटने के आसपास बहुत सारी मसल्स होती हैं, लिगामेंट होते हैं, उसका भी पेन हो सकता है। तो वो घबराने वाली बात नहीं होती है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये जॉइंट वाला एक बार शुरू हो गया इसका घिसना, ये प्रोग्रेस करता है। तीसरा एक मेजर और कारण है घुटने के आसपास पेन का, जैसे कि आपके कूल्हे में कोई परेशानी हुई तो आपको पेन नी में हो सकता है। तो फिर वो नी की समस्या नहीं है, कूल्हे की है, रिफ्लेक्ट यहाँ हो रहा है। ये ऐसा होता है। कई बार कमर में कुछ होता है तो पेन आपको नी में भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो चीज ठीक नहीं है वो आर्टिकुलर पेन है, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। एक वक्त था डॉक्टर साहब जब लगता था कि सिर्फ उम्र दराज लोगों को ही घुटने का दर्द होता है, लेकिन तो आज तो बच्चों से लेकर जवान से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को घुटने के दर्द की समस्या महसूस हो रही है, फिर चाहे वो आम हो या गंभीर हो। तो ये घुटने के दर्द की समस्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? क्या लाइफस्टाइल एक मेजर कारण है? नहीं, लाइफ स्टाइल डेफिनेटली कारण है। जैसे कि ऑस्टियो दो, जहाँ तक अर्थराइटिस के टाइप की बात करते हैं वो एज के हिसाब से होती है। ठीक। जैसे कि एक गठिया वाली अर्थराइटिस होती है, वो यंग में ही होती है, एल्डरली में नहीं होती है। उसको लगभग 1% पॉपुलेशन में वो पाई जाती है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर एक होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, चिकनी लेयर खत्म हो रही है। इन सब में जो हम बात कर रहे हैं, चिकनी पेन जो घुटने के आसपास हो रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज चिकनी लेयर खत्म होने की वजह से। एक होता है एज वाली अर्थराइटिस, जो 50 के ऊपर, आपने जैसे बोला कि 1/3 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही एज बढ़ती चली जाएगी वो परसेंटेज बढ़ता जाए, 65 के आसपास वो 45% लोगों को हो जाता है। जब आप 70 क्रॉस करते हो तो वही चीज 70% पॉपुलेशन में आ जाती है ना। तो एज वाइज होता है। और जहां तक लाइफ स्टाइल का बात है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एज वाली अर्थराइटिस में, उसमें डेफिनेटली लाइफ स्टाइल मैटर करती है, सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल मैटर करती है। और जो अर्थराइटिस, कई बार चोट लग जाती है तो उसमें जॉइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, तब भी अर्थराइटिस हो सकती है।
कई बार इन्फेक्शन हो जाता है जॉइंट के अंदर, टीबी का इन्फेक्शन हिंदुस्तान में बहुत कारण है, तो उसकी वजह से भी अर्थराइटिस होती है। घुटने के दर्द कितने तरीके के हो सकते हैं? कब लगता है कि ये आम घुटने का दर्द है और कब पता चलता है कि ये गंभीर समस्या है? देखिए, जब आपको लगता है कि डेली बेसिस पे आपको चलने में पेन होने लगा है, हुँ, स्पेशली इस शुरुआत ऐसे होती है कि डॉक्टर साहब अब चलने में मुश्किल होने लगी है। एक तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, जब आप जॉइंट को लोड कर रहे हैं, चल रहे हैं, जॉइंट पे लोड पड़ रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ये अर्थराइटिस का पेन हुँ, है ना? और या फिर आपका जो है, कई बार जब जॉइंट ज़्यादा खराब होता है, तो फिर नाइट में भी जॉइंट के अंदर पेन, आपकी नींद खुल हुँ, जाती है। और जी, पेन के साथ साथ जो घुटने के चारों तरफ सूजन आ सकती है, सूजन बढ़ती रहती है, लालपन आ सकता है, गर्म हो जाता है, तो ये अलार्मिंग साइन है। तो उस समय अगर कोई भी पेन लंबे टाइम तक चल रहा है और चलने पे बढ़ रहा है, तो उस समय इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हुँ, कोई आप बहुत भाग दौड़ करके आए, यंग आदमी है, खेले कूदे, है ना, आपको पेन हो गया, तो वो हो सकता है जॉइंट का पेन नहीं होगा, अर्थराइटिस का पेन नहीं होगा, मसल पुल हो गई या लिगामेंट पे कुछ आ गया, तो वो इतना सीरियस नहीं होता, वो टाइम से ठीक हो जाता है। आम जनों को आजकल ये बड़ी समस्या हो हम्म, रही है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उतना घुटने का दर्द नहीं होता। सीढ़ियाँ उतरते हुए घुटनों पे अलग-सा खिंचाव पड़ता है। हाँ, तो क्या ये भी कोई एक गंभीर समस्या है? हाँ, बिल्कुल। होता क्या है कि घुटने के अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे, एक कंपार्टमेंट इस मीडियल साइड में, एक बाहर की तरफ कंपार्टमेंट है, जी। एक आगे कंपार्टमेंट होता है जिसको पटेला या परिया बोलते हैं, जो इसमें नहीं है इस मॉडल में। तो जब पटेला आगे वाले कंपार्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, तब फिर आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो सकती है। हुँ, या फिर जब आप बैठे हुए आप जब खड़े होते हैं, तब वो एंटीरियर कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट जो होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसमें भी अर्थराइटिस आती है। हुँ, कई बार मेन कंपार्टमेंट वो इतना इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट नहीं है, थर्ड कंपार्टमेंट, कई बार वो अफेक्ट हो जाता है, और मेन कंपार्टमेंट जो आपको चलाते हैं, जो दोनों कंपार्टमेंट मैंने बताए आपको नीचे वाले, वो दोनों आपको चलने में हेल्प करते हैं। और थर्ड कंपार्टमेंट उठने से बैठने, चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, तो उसकी वजह से होता है वो। कई बार खासकर फीमेल में इसको ज़्यादा कॉमन होता है, थर्ड कंपार्टमेंट की प्रॉब्लम, ओवरऑल सारी फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है। तो इसका मतलब कार्टिलेज की कुछ थिकनेस कम हुई है या कोई डिफेक्ट आया है। और ये भी साथ-साथ डॉक्टर साहब देखा गया है कि जब भी हमें घुटनों का दर्द होता है, तो कहा जाता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, घुटनों का दर्द ठीक हो हम्म। जाएगा। क्या घुटनों के दर्द के समय आराम करना ठीक है? या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ एक्सरसाइज़ या मूवमेंट्स ठीक है जिन्हें घुटनों के दर्द के लिए बेनिफिशियल माना जा सकता है? देखिए, डिपेंड करता है ये पेन किस वजह से आया है हुँ, ना, क्या इसका कारण है ना? अगर मान लो आपको चोट की वजह से पेन आया है जी, ना, तो और आपको चलने से प्रॉब्लम हो रही है, कुल मिला के कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चलना या कोई भी ऐसा मूवमेंट उस पेन को इंक्रीज कर रहा है, तो वो अवॉइड करना है टेम्परेरी। ठीक। ये सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है नहीं, मेरे घुटने में पेन है लेकिन चलने में नहीं बढ़ रहा है ना, और मैं एक्टिविटी करने में नहीं बढ़ रहा है, तब फिर आराम करने का कोई रोल नहीं है। फिर उसको पता करके क्या कारण है उस पेन का, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और फिजियोथेरेपी, कुल मिला के फिजियोथेरेपी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कई सारे पार्ट होते हैं फिजियोथेरेपी की, एक्सरसाइज, उस पर ध्यान देने की जरूरत आपने बात करी फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है घुटनों के दर्द की समस्या के निवारण के लिए? है। फिजियोथेरेपी ही सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, जो अर्थराइटिस को काफी हद तक उसके प्रोग्रेस, उसके ग्राफ को स्लो डाउन कर देगी। हुँ, नहीं तो ग्राफ ऐसे डल जाता है, तो इट कैन स्लो डाउन। और फिजियोथेरेपी में होता क्या है, इसके 2-3 कंपोनेंट होते हैं मेजरली। ठीक। एक तो आपने एक्सरसाइज कराई, जी। है ना, एक आपने बिजली का सेक दिया, अलग अलग टाइप के सेक आते हैं, थेरेपी आती है, मशीनें लगाते हैं। तो बाकी जो सारी चीजें हैं एक्सरसाइज के अलावा, वो टेम्परेरी सूदिंग इफेक्ट देते हैं, अर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को नहीं रोकते हैं। हुँ, तो कई बार गलत फहमी होती है ना, और इवन फिजियोथेरेपिस्ट भी उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते, वो सिकाई लगवाए जा रहे हैं महीने 2 महीने, उससे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है ना, उससे अर्थराइटिस स्लो होती। एक्सरसाइज
हर एक जॉइंट एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज मांगता है, उस जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, वो स्पेशल एक्सरसाइज करके वो रियली जो फिजियोथेरेपी का कंपोनेंट होता है वो पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि घुटनों के दर्द की समस्या बहुत आम है, तो जब भी घुटनों का दर्द होता है तो हम सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं। ऐसे में क्योंकि ये समस्या आम हो गई है तो तमाम तरीके के इलाज भी सामने आने लग गए हैं, जिसमें तमाम तरीके के पाउडर हैं जिन्हें आप खाइए तो आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, या तमाम तरीके के लेप हैं या फिर ऑयल हैं। ये कितने लाभदायक होते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अगर पेन थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक हो रहा है अपने आप, या आपने कोई पेन किलर ले ली है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सप्लीमेंट, पाउडर, बहुत सारे फार्मा कंपनी के बनाए हुए, कई बार कोई गली कूचे में भी बना के वो बेचते हैं अलग अलग नाम से, ये सारे फार्स हैं। इनका रोल नहीं होता है। दवाइयों का रोल मिनिमम होता है इन चीज़ों को रोकने के लिए। जॉइंट पेन को, खासकर जो मैंने बताया ना, कार्टिलेज के घिसने वाले पेन को रोकने के लिए सबसे बड़ा रोल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। हाँ, गठिया में जरूर, या स्पंडाइलो आर्थ्रोपैथी, जो कि अलग टाइप की अर्थराइटिस है जो जवानी में होती है, उसमें जरूर दवाइयों का रोल होता है। उसमें स्पेशल दवाई मैंने बताया वो चलानी चाहिए, उसके डिसीज के प्रोग्रेशन को रोकती है। बाकी बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। यूके का एक बहुत बढ़िया आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मतलब हजारों ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, दे आर यूजलेस टू द नेशन एंड सोसाइटी, दे आर बीइंग सोल्ड जस्ट टू अर्न द मनी। साथ ही साथ हमारे शरीर के टेस्ट के लिए तो हम तमाम तरीके के ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। घुटनों की दर्द की समस्या अगले 10 सालों में ना हो डॉक्टर साहब, हाँ, इसके लिए किस तरीके की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? सबसे बड़ा, अगर समस्या आने वाले 10 साल में ना हो, आने वाले लाइफ टाइम में ना हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ स्टाइल को ठीक रखना, अपने को फिट रखना, और डाइट, न्यूट्रिएंट डाइट लेना जिसमें सारे विटामिन्स हों। क्योंकि हर घुटना भी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज, एक सेल, हजारों लाखों सेल मिलके कार्टिलेज बनी है, अलग अलग टाइप की सेल मिलके वो अलग अलग, कोई मसल बना रही है, कोई बोन बना रही है, कोई कार्टिलेज बना रही है। तो उनको हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिटिव डाइट, सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन, और सबसे बड़ी बात जो एज वाली अर्थराइटिस है उसमें अपना वेट नहीं बढ़ने देना, और एक्सरसाइज करते रहना। एक्सरसाइज, कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि भाई मैं वॉक ज़्यादा करूँगा तो मेरे घुटने घिस जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमेशा जो है, मान लो जिस एक्टिविटी हाई इम्पैक्ट, जिसमें पैर, जैसे जॉगिंग है, झटके से पैर जमीन पे आता है, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी अवॉइड करना चाहिए। बाकी वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ये सारी चीजें घुटने को दुरुस्त और हेल्दी रखती हैं, जिसको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कहते हैं। और साइकिल, स्विमिंग तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है घुटने के लिए, वो करें, वेट मेंटेन करें, और अपनी मसल्स जितनी भी लोअर पार्ट की, स्पेशली थाई मसल जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ये साइकिल में होगी, स्विमिंग से, बहुत सारे तरीके से होती है। हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल स्ट्रेच करके रखें, ये टाइट होने लगती है। हिप मसल को भी स्ट्रॉन्ग रखें। कोर ग्रुप, ये बाहर फैलने लगता है, ये इनडायरेक्टली घुटने को डैमेज करता है। कमर का दर्द भी इनवाइट करता है अगर ये वाला हिस्सा फैलने लगे। इसकी भी एक्सरसाइज होती है इसको अंदर करने के लिए, प्लस वेट कंट्रोल करें, उससे भी अंदर जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर एज वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी। और जहाँ तक गठिया वाली अर्थराइटिस है, वो तो ऑटो इम्यून डिसीज होती है, उसमें तुरंत डॉक्टर को दिखा के उसकी दवाइयाँ शुरू करें। ठीक। और सालों से आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हुए आ रहे हैं, बात कर लेते हैं अब जॉइंट रिप्लेसमेंट की। कब ये आसार हो जाते हैं, ये समस्या उतनी गंभीर हो जाती है कि जॉइंट को रिप्लेस करने का वक्त आ गया है, इसके लिए डॉक्टर हाँ कह देता है? एक्सरे से हमने देखा कि हाँ, इनकी कार्टिलेज घिस गई है, और ज़्यादा घिस गई है। वो स्पेस जो होता है हड्डी के बीच में धीमे धीमे कम हो जाता है ना। एक्सरे में दिखता है क्लियर, हड्डियाँ दोनों दूर दूर होती हैं, ब्लैक स्पेस होता है, वो ग्रेजुअली हड्डियाँ नज़दीक आती हैं, कई बार हड्डी आपस में टकराने लगती है। इसका मतलब ये तो लास्ट स्टेज है। अगर वो स्टेज आ गई है, पहली बात आपने ये देख ली, एक्सरे में एविडेंस है कि अर्थराइटिस है। दूसरा, पेशेंट की हम लोग एक्टिविटी देखते हैं कि कितनी अफेक्टेड है। जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है, चलाने के लिए किया जा रहा है,
एक सिंगल पर्पस होता है कि पेशेंट अपना उस पर बॉडी का लोड ले ले और चल पड़े, अपनी नॉर्मल लाइफ इंडिपेंडेंट रहे, 2-4 किलोमीटर बिस्क वॉक करे, स्विमिंग करे, साइकिल खेले, चलाए। तो अगर उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होने लगी है और फिर मोटा मोटा एक अब 50 के आसपास है, तो ये 3 चीजें देख ली जाती हैं, तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना चाहिए, करा लेना चाहिए। ये लाइफ को बदल देता है। क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट को कहा जाए कि क्योंकि आप एक नकली घुटने लगा रहे हैं, हाँ। तो वो क्या असली घुटनों की जगह ले सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद जो आदमी 2-4 कदम चलने के लिए भी परेशान रहता है, घुटने स्टिफ रहते हैं, सारा चीज ठीक हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा नेचुरल और जॉइंट में फर्क क्या है। मतलब आदमी चलने से, अब मैं बोलता हूँ ओपीडी में बैठ के, आप चलने से अपाहिज नहीं रहोगे, चलने से आजाद हो गए। खूब आपका मूवमेंट अगर कम है तो मूवमेंट रिस्टोर हो जाता है। लगभग अपनी लाइफ में जो जो आप करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं। आपको चलना, साइकिल चलाना, कार चलाना, बस चलाना, ट्रक चलाना, हवाई जहाज चलाना, स्विमिंग करना, गोल्फ खेलना, सब कुछ अलाउड होता है। अगर कुछ एक्टिविटी जो नेचुरल जॉइंट में आप कर सकते हो अवॉइड करो, तो जैसे कि जब पेन स्वेलिंग हमारा ऑपरेशन का रहता है कुछ हफ्ते कुछ महीने तक, वो खत्म हो जाए तो आप पालथी मार के नीचे बैठ सकते हो, है ना, जमीन पे बैठ सकते हो, लेकिन उससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। जिनको डॉक्टर रेकमेंड कर चुके हैं कि आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट की अब ज़रूरत आ गई है, बहुत घबरा रहे हैं वो लोग, वो जानना चाहते हैं आपसे कि आखिरकार आप जॉइंट रिप्लेसमेंट में करते क्या हैं? अगर आप डेमो के जरिए हमारे दर्शकों तक बता पाएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर रियली ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बताया, तो कराने से डरना नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड आपका सर्जन अच्छा हो। जॉइंट रिप्लेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं भावना, बहुत सारे, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्लियरली स्पीकिंग, इसमें एक चीज़ ही मैटर करती है सबसे बड़ी, गुड सर्जिकल स्किल्स। कोई भी आप जॉइंट डाल दो, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, हर जॉइंट काम करता है, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर लो। अगर आप अच्छे सर्जन नहीं है, स्किलफुल एक्सपीरियंस सर्जन नहीं है, तो अच्छी रोबोट से किए हुए जॉइंट में खूब रोबोट के फेल्योर मेरे पास आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये थाई बोन है, इसको हम छीलते हैं थाई बोन को, और इसके ऊपर हमने ये कैप चढ़ा दी, और इधर हमने ये लेग बोन है, इसको छीलते हैं, इसके ऊपर कैप चढ़ा दी, बीच में प्लास्टिक डाल दी, और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया। थाई बोन को छीला, कैप चढ़ा दी, लेग बोन को छील के कैप चढ़ा दी, इन दोनों के बीच में कार्टिलेज टाइप की चीज प्लास्टिक डाल दी। तो इसमें स्किल्स इसी में काम आते हैं कि प्रॉपरली छीलना और विदाउट डैमेजिंग द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और ऑप्टिमम टाइम में करना। जब आप सर्जरी में लंबा टाइम कर लेते हैं तो फिर आपके इन्फेक्शन का रेट डायरेक्टली सर्जिकल टाइम से रिलेटेड होता है। तो ये करना, ये जैसे लिगामेंट इसमें इस मॉडल में टूट गया है, इसको डैमेज कर सकते हैं हम जब बोन को यहाँ काटेंगे। ये कट गया तो फिर जॉइंट फेलियर है, फिर रिपेयर करते हैं, रिपेयर के भी कैसे रिजल्ट रहते हैं। तो बहुत, मतलब अगर आप डेली करते हैं और तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, और इसके रियली रिजल्ट आते हैं, बहुत लाइफ बदल देता है। कितनी देर का ये प्रोसीजर होता है डॉक्टर साहब? और अगर जिसको नी रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया गया है, उसको प्रोसीजर से कब से पहले एडमिट होना पड़ता है और कितने दिन एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जहाँ तक प्रोसीजर का टाइम है, हम लोग दोनों घुटने बदलने हैं तो आधे घंटे का सर्जरी होता है, हाफ एन आवर पूरा हो जाता है, हाफ एन आवर में टाइम। ज़्यादातर हमें तो इतना ही लगता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सर्जन टू सर्जन। और जहाँ तक सवाल है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो एक बड़ा बैलेंस सा प्रोटोकॉल है, एक दिन पहले भर्ती करते हैं, पीएसी फिटनेस ले लेते हैं, पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं। दूसरे दिन ऑपरेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिटनेस, दूसरे दिन ऑपरेट करते हैं। जिस दिन नेक्स्ट डे ऑपरेट करके उसको उस दिन रेस्ट करवाते हैं, सेकंड डे उसको चलना, पूरा वॉक, वार्ड में घुमाना, ये हकीकत है। पूरा पेशेंट दोनों बदल के भी खूब वार्ड में घूमता है, टॉयलेट अपने पैरों से जाता है, और सीढ़ी भी चढ़वाते उतरवाते हैं। तो 2 दिन चला के, सीढ़ी चढ़ा उतार के हम लोग घर भेज देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं सिंगल डे सर्जरी,
कि मैं आज अभी मैंने किया, शाम को आपको घर भेज दूंगा या दूसरे दिन बोलूँगा। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये जस्ट अमेरिका वगैरह में ये करते हैं जस्ट टू बिकॉज ऑफ देयर अदर इश्यूज। पेशेंट भी दोनों घुटने बदल के मेरे पास रुकना चाहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। इट इज़ मोर ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स। इसके बाद अगर जब घुटने बदल दिए जाते हैं तो लोगों को ये भी लगता है कि अब इसके बाद क्या मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ पाऊँगा या नहीं, और उसके साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आप मैंने बताया ऑपरेट करने के बाद ऑपरेटिव पेन थोड़ा सा रहता है, लेकिन आपको जो पुराना पेन, पैर टेढ़े हो जाते हैं, पैर बदलने के बाद मैं मरीज को ये बोलता हूँ, 3 चीज़ें आपको क्लियर कट फील होंगी जब मैं आपको नेक्स्ट डे खड़ा करूँगा। आपके अगर पैर टेढ़े हैं, सीधे हो जाते हैं, आपको सीधे पैर मिलेंगे। सीधे पैर से ही ज़िंदगी कटती है, टेढ़े पैर से कोई ज़िंदगी काट नहीं सकता। दूसरा, जो आपका हड्डी या चिकनी लेयर घिस गई है, हड्डी से हड्डी टकराने का दर्द, आपको ये दर्द मिलेगा नहीं नेक्स्ट डे से ही आपको। तीसरा, आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि भई ये अलग घुटना है, इस पे मैं चल सकता हूँ। और फिर मैं ये कहता हूँ पेशेंट को, भाई मेरा दिया हुआ दर्द होते हुए भी, एक में ज़्यादा लगता है, एक में कम लगता है पेशेंट को, ये दर्द होते हुए भी तीनों अच्छी चीज़ आप फील करने लगते हो नेक्स्ट डे से ही। करीब 1.5 महीने के आसपास, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट का वेट कैसा है, मसल स्ट्रेंथ कैसी है, बोन कैसी है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो अमूमन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 1 से लेकर 1.5 महीने के आसपास बाहर घूमने लायक, विदाउट सपोर्ट, कार चलाने लायक, साइकिल चलाने लायक, पेन जकड़न उसके बाद भी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन चलने में आपको पहले दिन से ही मजा आता है और बढ़ता चला जाता है वो मजा। और ये जो नी रिप्लेसमेंट होती है, क्या इसका कोई लाइफ टर्म भी है? मैं और हमारा डाटा ये कहता है 50 साल के बाद अगर आप घुटना बदलते हो, मोटा मोटा ही लाइफ लॉन्ग चलता है, प्रोवाइडेड आपने उसकी फिटिंग और बैलेंसिंग ठीक की है। अगर आपने कोई सर्जिकल चूक की है तो फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा मजा भी नहीं आएगा, वो जल्दी फेल हो जाता है। अगर आप ठीक सर्जन है तो मैं बोलता हूँ लाइफ लॉन्ग चलेगा। अगर मान लो 50 के नीचे आप करते, मान लो कई बार गठिया में 30 पे भी बदलना पड़ता है, 25 पे भी बदलना पड़ता है, 18 साल पे भी बदलना पड़ता है। उस केस में उनको करीब मिडिल एजेड होते होते, 50 तक होते होते, फिर दोबारा से एक उसको निकाल के वो फेल होने लगता है, क्योंकि वो जवानी में एक्टिव भी ज्यादा रहते हो, डिमांड ज्यादा होती है जॉइंट के ऊपर। तो फिर वो रिवीजन कहते हैं हम लोग, रिवीजन और भी ज्यादा स्किलफुल सर्जरी है, उसको निकाल के दूसरा जॉइंट फिट कर देते हैं, फिर से लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिस जॉइंट को आप रिप्लेस कर रहे हैं उसमें आप मटेरियल क्या लगा रहे हैं? हाँ, देखिए जॉइंट बहुत सारे, मतलब एक मैंने स्लाइड देख रहा था, एक लिटरेचर, 150 टाइप के जॉइंट आते हैं। पहले कोबाल्ट क्रोम का आता था, अब कोबाल्ट क्रोम के साथ साथ, जैसे कि ये जॉइंट है, ये टाइटेनियम कोटेड है ना। टाइटेनियम की कोटेड वाले करीब 15 साल से आने लगे हैं, कुछ कंपनियां बनाती हैं। तो टाइटेनियम कोटिंग का थोड़ा सा बताया जाता है, एडवांटेज ये होता है कि भाई इससे मेटल एलर्जी के चांसेस कम होते हैं। ये भी गवर्नमेंट का अप्रूव्ड जॉइंट है, इसके रेट भी फर्क होते हैं, थोड़ा महंगा होता है। फिर ये भी कहते हैं कि शायद इसकी कोटिंग से इसकी जो प्लास्टिक बीच में होती है, जब उसको हम आर्टिफिशियल कार्टिलेज कहते हैं, वो भी कम घिसती है। तो ये बेसिक होता है कोबाल्ट क्रोम या टाइटेनियम। फिर टेक्नोलॉजी में होता है भाई, रोबोट से करना, नहीं रोबोट से करना। मैंने बताया अच्छा सर्जन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने सेंटर पे रोबोट के खूब, मतलब महीने में 2-3 फेलियर मेरे पे आते हैं। गुड सर्जिकल स्किल्स, अगर आपके पास रोबोट है तो आपको कुछ स्टेप्स पे वो हेल्प कर सकता है। ठीक। ऐसी 5 चीज़ें जिससे आने वाले समय में हमें घुटनों के दर्द से आ, राहत मिल सकती है या घुटनों के दर्द से हम बच सकते हैं। फर्स्ट हो गया फिटनेस एक्सरसाइज, सेकंड हमारी डाइट, है ना। डाइट में हमारे सारे न्यूट्रिएंट जो मैंने बताए ये प्रॉपर जाएं, ठीक है ना। और थर्ड, कभी भी कोई आपको लगता है गठिया टाइप का या कम एज में कोई नेकी, पेन, स्वेलिंग, कोई भी अलार्मिंग कोई साइन आते हैं, तो इनको इग्नोर ना करें। खासकर यंग एज में सूजन आ गई, पेन भी आ गया, उसको तुरंत उसका कॉज फाइंड आउट करके उसको एड्रेस करें। वो उसकी दवाइयाँ होती हैं, जैसे एज वाली अर्थराइटिस में दवाई का ज़्यादा रोल नहीं है, थोड़े विटामिन का इनडायरेक्ट रोल है। तो उसको अपने रोमेटोलॉजिस्ट से मिलें जो कि मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं उनको। और जहाँ तक वो सवाल है, कोई चोट इंजरी हुई है उसको तुरंत एड्रेस करें, जिससे नी की फ्यूचर में नी पेन ना हो, नी आपका हेल्दी उसी नेचुरल नी पे आप अपनी पूरी लाइफ गुजार पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी घुटनों से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। थैंक यू भावना, थैंक यू। तो ये तो थे हमारे साथ डॉक्टर CS यादव, जिन्होंने बहुत ही सरलता के साथ घुटनों से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक साझा की। अगर आपको भी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो आप अपने प्रियजनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने माता पिता के साथ ये जानकारी जरूर साझा करें। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।